जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोरजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। आज का लूसेंट का टॉपिक में रखा गया है प्राचीन भारत के इतिहास में ब्राह्मण समाज के बारे में। और इसके अंतर्गत में टॉपिक बाय टॉपिक शुंग वंश, कौंड वंश और सातवाहन वंश, चेदी वंश, शक और पल्लव और कुषाण वंश के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यार मोहब्बत के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, शुंग और कौंड वंश के बारे में। शुंग और कौंड वंश के बारे में तो सबसे पहले ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि यह शुंग वंश का नींव किसने डाला है। तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मगध पर जो है शुंग वंश का नींव किसने डाला है। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यह मगध पर जो है मगध साम्राज्य पर शुंग वंश का नींव डाला गया। और यह पुष्यमित्र शुंग जो है किस जाति से संबंध था इनका, तो यह ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति का इनका संबंध रहा है। और शुंग वंश अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो शुंग वंश शुंग वंश के शासकों ने अपनी राजधानी विदेशा में बनाया हुआ था। विदेशा में किसकी राजधानी था, तो ये आपको शुंग वंश की राजधानी जो था विदेशा था। इंडो यूनानी शासक जो थे, इंडो यूनानी शासक जो जिसका नाम क्या था, मीनांडर को जो है किसने पराजित किया है, तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया है। तो मीनांडर को जो है किसने पराजित किया है, तो ये इंडो यूनानी शासक जो था मीनांडर को पराजित ये ही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा पराजित किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हुए हैं। तो पुष्यमित्र जो शुंग जो है कितने अश्वमेध कराया, तो ये आपको 2 अश्वमेध यज्ञ कराया हुआ है। और इसी के दरबार में पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहा करते थे, पतंजलि, ठीक है ना। और पतंजलि ने इस यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराए हुए थे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भरहुत स्फुट एक स्तूप जो है, कौन सा स्तूप, भरहुत स्तूप का निर्माण, ये भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया हुआ है। तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया है, तो ये आपको याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया है। और पुष्यमित्र शुंग का अंतिम शासक जो था, ये मतलब कि शुंग वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो ये आपको देवभूति ये शासक था। देवभूति शासक जो था यह शुंग वंश का अंतिम शासक हुआ किया। और इसकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया है ना। तो शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है, देवभूति की हत्या कब 73 ईसा पूर्व में किसने किया है, तो वसुदेव ने कर दिया है। और वसुदेव के द्वारा ही आपको मगध पर किस वंश की नींव डाला, कौंड वंश का नींव डाला। कौंड वंश के नींव स्थापित हो जाता है। और कौंड वंश का अंतिम राजा पूछेगा तो आपको सुशर्मा हुआ करता था। तो कौंड वंश का अंतिम राजा पूछेगा तो क्या बताएंगे, तो ये सुशर्मा। और कौंड वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखें कौंड वंश के संस्थापक ये वासुदेव था, वासुदेव। तो इस प्रकार से ये शुंग वंश और कौंड वंश समझ में बात आ गई। अब चलते हैं सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे। सातवाहन वंश में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर देता है। और ये जो है कौंड वंश के संस्थापक जो था, कौंड वंश के संस्थापक कौन था, तो ये पर ध्यान रखेंगे ये वासुदेव था। लेकिन ध्यान रखेंगे अंतिम पूछेगा तो सुशर्मा। तो यही सुशर्मा के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सातवाहन वंश का नींव जो है कौंड वंश के जो है अंतिम राजा जो था सुशर्मा की हत्या कौन करता है, सिमुक करता है। कब करता है, 60 ईसा पूर्व में कर दिया। और इस प्रकार अब सातवाहन वंश का संस्थापक आपको सिमुक हो जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक आपको सिमुक हो गया।
और यह सातवाहन वंश कहाँ है, किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो ये सातवाहन वंश जो है आंध्र प्रदेश के शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो ये सातवाहन वंश की राजधानी जो था प्रतिष्ठान था। कहाँ था जी, प्रतिष्ठान था। जो किस नदी के किनारे प्रतिष्ठान था, तो ये गोदावरी नदी के किनारे पर ये राजधानी बसाया गया था। और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के ये समीप लगा हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक में आपको सिमुक था, सत्यकर्णी, गौतमी पुत्र सत्यकर्णी और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री सतकर्णी यह सतवाहन वंश के प्रमुख शासक हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। सतकर्णी ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, तो ये सतकर्णी जो थे ये सतकर्णी 2 अश्वमेध यज्ञ कराया हुआ था और इसमें एक जो है राजसूय यज्ञ का संपन्न भी कराया हुआ था। राजसूय यज्ञ का संपन्न और 2 अश्वमेध यज्ञ आपको ध्यान रखेंगे सतकर्णी के द्वारा कराया गया था। सातवाहन वंश के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था, सातवाहन वंश के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुढ़ाय थे। गुढ़ाय नामक ये साहित्यकार और हाल नामक साहित्यकार यह किस शासक के दरबार में रहा करते थे, तो ये आपको सातवाहन वंश के दरबार में थे। हाल ने गथा सप्तशती का रचना करते हैं। हाल ने किसकी रचना किया, गथा सप्तशती की रचना किया और गुढ़ायन ने आपको बृहद कथा नामक पुस्तक का रचना करते हैं। गुढ़ायन ने जो है बृहद कथा का रचना करते हैं और हाल ने कथा सप्तशती की रचना किए हुए थे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, पुस्तक था। आगे बढ़ते हैं कि सातवाहन ने चांदी का सिक्का, तांबे और सीसा जो सर्वाधिक जो है पोटीन और कांसा की वस्तुओं को प्रचलित किया है। तो ये सातवाहन के द्वारा जो है चांदी, तांबा और सीसा का सबसे ज़्यादा ये मुद्रा जारी कराया हुआ था। कौन सा, को सातवाहन वंश ने, जो पोटीन और कांसे के मुद्रा का प्रचलन भी किया था। और सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल किया करते थे, शीशे का इस्तेमाल किया जाता था, वह कहाँ से मंगाया करता था, रोम से मंगाया करता था। और इस शीशा को कहाँ से मंगाया करता था, इस मुद्रा को कहाँ से मंगाया करता था, तो ये शीशा का जो मुद्रा सबसे ज़्यादा चलाया था सातवाहन, और यह कहाँ से मंगाया करता था, तो रोम से मंगाया करता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ जो है, ये प्रथा का शुरुआत, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की ये प्रथा का शुरुआत जो है किस शासकों ने किया है, तो आपको सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जो है ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान देने की प्रथा का शुरू कर देता है और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही भूमि दान दिया है। अब बात समझिए, यह शीशा का सिक्का चलाता है, रोम से मंगाता था, क्योंकि इसके शासनकाल में पैसे की अभाव था, लेकिन ज़मीन के तो अभाव नहीं था ना, तो ज़मीन ही ये अनुदान दिया करते थे, ठीक है ना। इस प्रकार ये ब्राह्मणों को जो है सबसे ज़्यादा भूमि अनुदान दान किए हुए हैं लोग। भूमि दान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, भूमि दान का सर्वाधिक प्रचलन जो है उल्लेखनीय प्रमाण जो है सातवाहनों के जो है नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का भी उल्लेख किया गया है। यह आपको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइएगा नाना घाट अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी देता है, तो नाना घाट अभिलेख जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। और नाना घाट में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो ये आपको ब्राह्मणों को जो है भूमि देने की बात का प्रमाण मिलता है। और इसमें साथ नाना घाट के अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ के बदले में आपको एक गांव देने का उल्लेख भी मिलता है, किसमें, नाना घाट अभिलेख में, इस बात को ध्यान रखेंगे।
सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सतवाहनों की राजकीय भाषा जो क्या थी? प्राकृत और ब्राह्मणी थी, है ना। लिपि पूछेगा तो ये आपको लिपि ब्राह्मणी और भाषा आपको भाषा प्राकृत हुआ करता था। सतवाहनों की राजकीय भाषा पूछेगा तो ये भाषा प्राकृत थी, और लिपि पूछेगा सतवाहनों की लिपि आपको ब्राह्मणी लिपि था। सतवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है, मतलब कि माता का वर्चस्व सतवाहनों में ये देखने को मिलता है, ये आभास मिलता है। और उनके राजाओं के नाम जो है उनके माता के नाम से रखा गया था, इस प्रथा देखने को मिलता है किस शासकों में? ये आपको सतवाहन वंश के शासकों में, जैसे कि राजाओं के नाम में देखेंगे माता का नाम स्पष्ट देखने को मिलता है, गौतमी पुत्र, वाशिष्ठीय पुत्र, ऐसे नाम देखने को मिलता है। लेकिन जो है सतवाहन राजकुल जो था पितृसत्तात्मक हुआ करता था। लेकिन राजकुल की बात करते हैं कि राजा का बेटा राजा, तो ये स्पष्ट देखने को मिलता है। लेकिन राजा का जो नाम जो था उसकी माता के नाम पर देखने को मिलता है सतवाहन वंशकों के शासकों में, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही हुआ करता था, तो इसे स्पष्ट हो सकता है। चलिए बात करते हैं आगे। सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा गया था। गौलमिक को सौंपा गया था, और गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान हुआ करता है गौलमिक, जिससे 9 रथ, 9 हाथी, 50 घोड़े और 45 पैदल सेना का ये प्रमुख हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सतवाहन वंशों का प्रमुख जो है स्थापत्य कला क्या है? सतवाहन वंशों के प्रमुख स्थापत्य कला में कारले और चैत, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है, और अमरावती कला का विकास भी, ये सतवाहनों की प्रमुख कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। चलिए याद कीजिए तो सर, सतवाहनों की प्रमुख जो है कलाकृति में कौन कौन से? तो कारले और चैत्र और अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का विकास भी सतवाहन शासकों का प्रमुख ये स्थापत्य कला में जाना जाता है। सतकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताएंगे किस शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है? यह किस शासक को दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है? तो सतवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया है। इस बात को स्पष्ट ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित धरणीकोट नामक स्थान पर, आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक धरणीकोट नामक स्थान पर सतवाहन युग में धान्य कट का नाम व्याख्या में मिलता है। तो समझिएगा, सतवाहन युग में एक जो नाम व्याख्या में मिलता है धान्य काट के नाम से विख्यात मिलता है, और यह अमरावती के निकट में था, है ना। और कुछ काल तक ले जो है सतवाहनों की राजधानी रहा भी है। तो सुनिएगा, प्रतिष्ठान भी ये सतवाहनों की राजधानी रहा है, लेकिन धान कटक जो है किसकी राजधानी रहा है? तो ये आपको सतवाहनों की राजधानी रहा हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण जो है इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी है, और सतवाहन जो है साम्राज्य की पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था। सतवाहनों की किस भाग में सबसे बड़ी मंडी था? तो पूर्वी भाग जो था सबसे बड़ा मंडी का केंद्र माना गया है, ठीक है। और उत्तर और दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग से गुजरता था, और महासंघियों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में जो समृद्धि था, क्योंकि वहाँ के समृद्धि व्यापारियों ने
स्तूप और अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण भी कराया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, सातवाहन राज्य ने राज्य और दक्षिण भारत के बीच में सेतु का काम किया है। यह सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण राज्य के रूप में ये क्या की सीमा के रूप में ये सेतु के रूप में काम किया हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगले का बात, अब चेदी वंश जो है, चेदी वंश जो कलिंग में पड़ता है, चेदी वंश। तो अशोक के मृत्यु के उपरांत जो है संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ है। कलिंग में ही चेदी वंश का उदय हुआ है और जिनकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में मिलती हैं और मिलती है। खारबेल इस वंश का प्रतापी राजा या शासक हुआ करता था। तो ये चेदी वंश का प्रतापी राजा कौन? तो ये आपको चेदी वंश का प्रतापी राजा खारबेल था, खारबेल। और ये जानकारी जो है किस गुफा अभिलेख में मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। खारबेल जो था किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए जो है उदयगिरी की पहाड़ी में जो है गुफा का निर्माण कराया था। खारबेल जो था ये चेदी वंश का शासक जो था, यह जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। उदयगिरी गुफा में के पहाड़ी में किसने आपको रहने के लिए गुफा का निर्माण कराया था? तो ये आपको खारबेल ने कराया हुआ था, खारबेल ने कराया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बातें करते हैं भारत के यवन राज्य के बारे में। यवन राज्य के बारे में चलिए देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम में देखेंगे। ये विदेश में से विदेशी जो आक्रमण किए हैं भारत में कौन कौन से? हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ये सारा जो है ये विदेशी शासक रहा है। सब ये सभी कौन है? तो विदेशी शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। हिंद, यूनानी, शक और पल्लव और कुषाण। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसे उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा है और एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में आपको विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत जो था स्वतंत्र हो गया था। समझिए एक बात में, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित जो है पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इनके उत्तराधिकारी के रूप में एंटियोकस प्रथम जो अक्षुण्ण बनाए रखा था और एंटियोकस सेकंड जो था आपको शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप जो है अनेक प्रांत में बंट गया था। बैक्टीरिया का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो डियोडोटस प्रथम बैक्टीरिया के विद्रोह का जो है बैक्टीरिया का विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम कर रहा था। और बैक्टीरिया पर जो है डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया है। डियोडोटस सेकंड और यूथिडेमस और डेमिटियस और मिनांडर और उसके बाद यूक्रेटाइटस, एंटीऑलकिडस और हार्मिक्स। ये जो है विदेशी शासक का नाम है। ऐसे ऐसे जो है ये आपको विदेशी शासक का नाम है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझ में आएगा। भारत पर सबसे पहले जो है आक्रमण आपको बैक्टीरिया का शासक जो था डेमेस्ट्रियस ने किया है। भारत पर जो पहला बैक्टीरिया शासक जो था डेमेस्ट्रियस ने किया है। किसने आक्रमण किया था भारत में? तो ये डेमेस्ट्रियस ने किया है।
अंग्रेज से पहले ये कौन विदेशी शासक ने आक्रमण किया था? डेमेस्टियस ने किया हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसने जो है 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था और इनके साकल को अपनी राजधानी बनाया था। ये साकल को राजधानी बनाया था और इसने ही हिंद यूनानी बैक्टीरियाई शासक कहा जाता है। अब बातें समझ में आ गया। ये विदेशी शासक जो था, ठीक है ना, जो भारत पर सबसे पहले जो है बैक्टीरिया के शासक जो था डेमेस्ट्रियस जो है आक्रमण किया हुआ था। कब? 190 ईसा पूर्व में। और ये जो है ये राजधानी क्या मतलब साकल को अपनी राजधानी बनाया था, जब राजधानी बना था। और इसे ही क्या बोलते हैं? हिंदी यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक जो व्याख्या जो है मीनांडर को मिलता है और इनका समय काल का था 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ है। और इसकी राजधानी जो था साकल जो है अब सियालकोट के नाम से जानता है। और यह साकल जो है यह सियालकोट जो है शिक्षा का केंद्र था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हिंदी यूनानी शासकों ने सबसे पहले अधिक व्याख्या मीनांडर हुआ और इसकी राजधानी जो साकल जो है साकल अब सियालकोट के नाम से जानता था और ये प्रमुख जो है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। मीनांडर ने नागसेन नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से शिक्षा लिया था। ये मीनांडर किससे शिक्षा लेता था? नागार्जुन से शिक्षा लिया था बौद्ध धर्म का। मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर और एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है, जिनका नाम क्या है? मिलिंद पनाहो अर्थात मिलिंद के प्रश्नों अर्थात मिलिंद प्रश्न है ना। मिलिंद पनाहो में देखा जाने को मिलता है। मीनांडर के प्रश्न और इसके उत्तर जो है आपको दिए हुए थे नागसेन। इसका किस पुस्तक में संग्रह मिलता है? मिलिंद पनाहो में देखने को मिलता है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुआ। हिंद यूनानी जो है भारत के पहले शासक हुआ और जिसके द्वारा जो जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से ही कहा जा सकता है कि सिक्का किन किन राजाओं के हैं। ये हिंद यूनानी शासक हुए और जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में जो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने किस सिक्के का जारी किया था? सोना का सिक्का। तो भारत में सबसे पहले जो है सोना का सिक्का किसने जारी किया है? तो ये आपको हिंद यूनानियों ने सबसे पहले जारी किया है। सोने का सिक्का पूछेगा तो हिंद यूनानियों के द्वारा इस सोने का सिक्का जारी किया गया है और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई हुई थी, जिसे इस कला को क्या कहते हैं? हेलिनेस्टिक कला कहते हैं। तो बताइएगा हेलिनेस्टिक कला किसके द्वारा चलाया गया था? तो हिंद यूनानी शासकों के द्वारा चलाया गया था। हेलिनेस्टिक कला का शुरुआत किस शासकों के द्वारा? तो हिंद यूनानियों के द्वारा हेलेनिस्टिक कला का शुरुआत किया हुआ था। हेलेनिस्टिक कला आर्ट की शुरुआत किया था हिंद यूनानी शासकों ने किया था। भारत में गांधार कला का इसका उत्तम उदाहरण देखा जाता है। हेलेनिस्टिक आर्ट को देखा जाता है जो यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन शुरू किया था, है ना। यूनानियों ने जो है पर्दे का प्रचलन शुरू किया था और भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान जो है यूनानियों को जाना जाता है। भारत में पर्दा प्रथा का शुरुआत आपको यूनानियों के द्वारा और नाटक कला में इसका विकास का योगदान भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, चूँकि ये पर्दा जो था यूनानियों के देन था, इसलिए यह जो है यौनिका के नाम से जाना जाता है।
निका के नाम से, ये पर्दा प्रथा को यवनिका के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे हिंद यवनी के बाद अब शक के बारे में चलते हैं। शक के बारे में पढ़िए। शक शासक के बारे में। हिंद यूनानी के बाद कौन आया था? हिंद यूनानी के बाद कौन आया था? शक आया था। हिंद यूनानी के बाद किसने भारत में प्रवेश किया? तो ये शक जो था, शक आया हुआ था। शक की कितनी शाखाएं थी? शक में 5 है ना। शक की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान से अलग अलग भागों में देखने को मिलता है। आपको पूछेगा यूनानी के बाद कौन आया भारत में? शक आया। शक की कितनी शाखा? 5 शाखा। इसकी राजधानी भारत के अलग अलग भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, राजधानी जो तक्षशिला था। तीसरी शाखा में आपको मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा में देखने उत्तरी दक्कन के संप्रभुत्व स्थापित किया। अब देखिएगा प्रथम शक राजा कौन था? प्रथम शक राजा का नाम मो था। प्रथम शक राजा का नाम क्या था? मो था। प्रथम शक राजा का नाम आपका मो था और शक मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी थे। ये शक जो कहाँ के थे? ये निवासी तो मध्य एशिया के थे और राजा आपका मो था, जो चारागाह की खोज में भारत में आ गया था लोग, है ना। ये चारागाह की खोज में शक भारत में आ गया था और प्रथम शक राजा मो था। यह मध्य एशिया के निवासी था लोग। 58 ईसा पूर्व में जैन के एक जो है स्थानीय शासक ने शकों को पराजित किया। तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक जो स्थायी शासक जो थे शकों को पराजित किया और पराजित करके उसको क्या किया? खदेड़ कर बाहर कर दिया और इस प्रकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। ठीक है ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारित किए। कौन से? उज्जैन के शासक जो थे, है ना, उज्जैन के शासक जो थे शकों को पराजित किया और उसको खदेड़ कर बाहर कर दिया और उस पर के उज्जैन के शासक को क्या बोल गया? विक्रमादित्य के उपाधि का धारण कर लिया था लोग। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है 58 ईसा पूर्व में एक नया शक संवत जिसे विक्रम संवत के नाम से शुरू कर दिया और इसी जो है ये विक्रम संवत या शक संवत की शुरुआत जो है कब किया गया? तो 58 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। विक्रम सम 58 ईसा पूर्व में किया गया और उसी समय में विक्रमादित्य के लोकप्रिय जो है उपाधि बन जाता है। ये जो है शकों को पराजित करने के बाद, विक्रम संवत चलाने के बाद और उसके बाद है ये उपाधि जो है विक्रमादित्य जो है लोकप्रिय उपाधि बन गई और जिसकी जो इनकी संख्या भारतीय इतिहास में कितना है? विक्रमादित्य की जो संख्या कितना है? तो याद रखिएगा अब तक 14 लोगों को ये आपको दिया गया है। आपको क्या आंसर उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि। और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य के नाम से हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये 14 लोगों में विक्रमादित्य के में सबसे ज़्यादा विख्यात कौन व्यक्ति? तो ये आपको गुप्त वंश के सम्राट जो है, गुप्त वंश के शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे ज़्यादा विख्यात हैं। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में संप्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया है। ठीक, सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से ये शाखा काफ़ी लाभान्वित रहा हुआ है। गुजरात में चल रहे व्यापारिक जो है व्यापारी का केंद्र था और ये शाखा जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित रहा हुआ है और भारी संख्या में चांदी के सिक्का जारी कराया है। ठीक है ना, तो ये आपको सबसे ज़्यादा शकों ने जो है चांदी का सिक्का जारी कराया है। चांदी का सिक्का किसने जारी कराया है? तो चांदी का सिक्का आपको शकों ने कराया है, शकों के द्वारा। और शकों
का सबसे प्रतापी शासक का नाम पूछेगा तो रुद्रदामन प्रथम हुआ करता था। शकों के प्रथम शासक पूछेगा तो रुद्रदामन प्रथम था, और जिसका शासन जो था आपको 130 से लेकर 150 तक ले रहा है। और ये रुद्रदामन का जो शासक जो है गुजरात के बड़े भागों पर रहा है। और जिसे काठियावाड़ कि जो है अर्धशुक जो सुदर्शन झील जो मौर्य वंशों के द्वारा बनाया गया था, जिसका निर्माण जो धारण किया था उसका मरम्मत कराया हुआ था कौन, तो ये आपको शक के प्रतापी राजा तो था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है सुदर्शन झील का जो है निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण करने वाला प्रथम तो कौन, मौर्य के द्वारा किया गया था सुदर्शन झील का निर्माण। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। शकों के सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम, ये इसके द्वारा क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको काठियावाड़ में जो है अर्धशुक जो है सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार कराया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। रुद्रदामन इतना ही नहीं, रुद्रदामन ये किसका सबसे बड़ा प्रेमी था, ये संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन ये संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था, ये जानकार था। और सबसे पहले जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख जारी कराया है। और इसके पहले सभी अभिलेख जो है प्राकृतिक में रचना किया गया है। अब बात समझ में आ गया कि जितने भी अभिलेख जो है पहले प्राकृतिक भाषा में, लेकिन आप जानते हैं रुद्रदामन जो संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी था, और इसके द्वारा जो है संस्कृत भाषा में लंबा जो है गिरनार अभिलेख, तो गिरनार अभिलेख जारी कराया कौन, तो रुद्रदामन जो है रुद्रदामन था। और ये क्वेश्चन पूछता है गिरनार अभिलेख किस भाषा में है, तो आपका संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में रुद्रदामन के द्वारा आपको गिरनार अभिलेख का इसको जारी कराया गया था। और भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते, अपने आप को जो है क्षत्रप क्या बोलते थे, क्षत्रप कहा करते थे। तो रुद्रदामन सबसे प्रतापी राजा था, और इन सब राजाओं को शक राजाओं को अपने आप को क्या बोलते थे, क्षत्रप कहा जाता था। गिरनार अभिलेख किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। रुद्रदामन किसका प्रेमी था, आपको संस्कृत का। अब सुदर्शन झील का निर्माण आपको रुद्रदामन ने किया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये आपको शक शासन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग समझ लिए। अब चलते हैं आगे। पारसियाई या पल्लव, इसी को बोलते हैं पारसियाई और पल्लव। भारत में शासक करता है लोग, इसका आगमन हो जाता है पश्चिमोत्तर भारत में। शकों के आधिपत्य के बाद जो है पारसियाई लोगों का आधिपत्य हुआ, इन लोगों का आगमन हुआ। और सबसे प्रसिद्ध जो है पारसियाई शासक कौन हुआ था, क्या था, गोंडोफेनिस जो है ये सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हुआ करता था। ठीक है। और इसी के शासनकाल में आपको सेंट टाइमस नामक ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था। चलिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा किस शासन के काल में सेंट टाइमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए आया था। तो आपको ध्यान रखेंगे गोंडोफेनिक्स के शासनकाल के समय में आपको ईसाई सेंट टाइमस जो है धर्म प्रचार करने के लिए भारत में आया हुआ था। पारसी लोग जो है मूलतः कहाँ के निवासी थे, ये पारसियाइन जो लोग जो थे ये ईरान के रहने वाला लोग ये मूल निवासी था। तो बस इनके बारे में यही था। अब बात करते हैं कुषाण के बारे में। पल्लव के बाद जो है कुषाण आया। पल्लव के बाद कौन आया था, ये कुषाण आया। और यूची या तोखरी भी कहलाते हैं। कौन सा है, किसको यूची बोलते हैं, यूची तोखरी कहा गया है। यूची और तोखरी
तो आपको कुषाण को ही युची और तोखरी कहा गया है। किस शासकों को युची और तोखरी कहा गया है? आपको ध्यान रखेंगे कुषाण को बोला गया है। युची नामक एक कबीला पाँच कुलों में बटा हुआ था। युची नामक जो है कबीला जो है 5 कुलों में बटा हुआ था और उन्हें ही एक जो है कुल के थे कुषाण। इन्हीं के आपको 5 कबीले में बटा हुआ था। इसी के कुल में से ये आपको युची था। बात समझ में आ गया? कुषाण वंश का जो है संस्थापक पूछेगा। क्या है, चलिए इसका नाम रखते हैं कुजुल कडफिसेस ये जो है इसका आपको कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसेस जो ये कुषाण वंश का संस्थापक था। ये क्वेश्चन पूछता रहता है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो कनिष्क था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? यह कनिष्क था। जिनकी राजधानी की बात करते हैं आपको पुरुषपुर या पेशावर हुआ करता था। आपको कुषाणों की राजधानी कहाँ था? आपको ध्यान रखेंगे पुरुषपुर और या पेशावर। और कुषाण का सबसे प्रतापी शासक कौन? कनिष्क था। कुषाण का संस्थापक है कुजुल कडफिसेस था। और कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की दूसरी राजधानी पूछेगा तो क्या बताएं? मथुरा था। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ था? मथुरा। कनिष्क 78 ईसा में आपको गद्दी पर बैठा। तो कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? 1708 ईसा में आपको गद्दी पर बैठता है। और इसके संबंध में शख्स के संवत चलाया हुआ था। संवत चलाया जिसे क्या बोलते हैं? इसी को शक संवत कहलाता है। शक संवत ने किसने चलाया है? कनिष्क ने चलाया। कौन सा? 78 ईसा में आपको शक संवत चलाया था। एक संवत चलाया था जिसको शक संवत कहा जाता है। किसने चलाया था? कनिष्क ने, जब अपने गद्दी पर बैठा हुआ था। तो बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में ही इसको आपको कुंडलवन जो है कश्मीर में प्रसिद्ध विद्वान जो था वसुदेव की अध्यक्षता में इसकी संपन्न कराया गया था। और कनिष्क बौद्ध धर्म के जो है महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर से क्वेश्चन आते रहता है। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि शक संवत आपको कुषाण ने चलाया था जब गद्दी पर आपको 1708 में बैठा हुआ था। तो और यह शक संवत को भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, पहली बात। दूसरी जो बात है, क्वेश्चन पूछेगा चौथा बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? तो आपको कनिष्क के शासनकाल में। और यह कहाँ चलाया था? कुंडलवन कश्मीर में। और किसकी अध्यक्षता में चौथा बौद्ध संगति? तो यह प्रसिद्ध जो है बौद्ध विद्वान आपको वसुमित्र के अध्यक्षता में किया गया। और कनिष्क जो है किस बौद्ध धर्म के संप्रदाय के अनुयायी था? तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। महायान संप्रदाय के अनुयायी था कौन? कनिष्क किस बौद्ध धर्म के संप्रदाय का अनुयायी था? तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल जो है पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो कनिष्क को क्वीन चीनी जर्नल ने हराया था। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क को हराने वाला कौन था? पेन चाओ ने हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी किया है, किंतु शुद्ध जो है सोने के सिक्का जो है गुप्त शासकों के स्वर्ण मुद्रा ने उत्कृष्ट किया है। बात समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में सोना का मुद्रा किसने जारी किया? तो ये आपको कुषाण शासकों ने किया है। लेकिन शुद्ध रूप से 24 कैरेट सोना किसने जारी किया है? तो आपको ध्यान रखें गुप्त शासकों ने किया है। आपको इस बात को ध्यान रखेंगे। यही क्वेश्चन पूछता है कुषाण सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का जारी किया भारी मात्रा में, लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का गुप्त शासकों के सोना का सिक्का मानी जाती है। ये बातें ध्यान रखेंगे। कुषाणों ने
सोने के सर्वाधिक सोने सिक्के जारी किया? कुषाण, नोट में देखिएगा, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। एक बार और समझिएगा, आरंभिक जो है कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में, भारी संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं, जिनकी शुद्धता जो है गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट है। तो यहाँ बिल्कुल बात सही है। और कुषाण ने जो है सर्वाधिक सोने के सिक्का जारी करते हैं। कुषाणों ने उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक जो संख्या में तांबे का सिक्का प्रचलित कराया था। तो तांबे का सिक्का आपको उत्तर पश्चिम में जो है भारत में सबसे ज़्यादा तांबे का सिक्का किसने जारी किया है? कुषाणों के द्वारा जारी किया गया है। कनिष्क के राज वैद्य कौन था जी? चरक था। तो क्वेश्चन पूछता है चरक किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में था। यह एक आयुर्वेद था और विद्वान भी था, जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना किया है। तो चरक संहिता के रचनाकार आपको चरक है। चरक किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में था। और चरक संहिता ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें जो है चरक संहिता में 8 भाग और अध्याय के पूछता है। तो चैप्टर कितने हैं इसमें? अध्याय 120 है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। तो ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसको बोलते हैं? डिक्शनरी, वर्ल्ड डिक्शनरी किसको बोलते हैं? भारतीय चिकित्सा का वर्ल्ड डिक्शनरी किसको बोलते हैं? तो चरक संहिता चरक के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसमें 8 भाग हैं, अध्याय 120 है। और ये संस्कृत भाषा में। चरक किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महाविभाषक सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। महाविभाषक सूत्र की रचना पूछता है तो महाविभाषक सूत्र के रचनाकार जो है वसुमित्र हैं, वसुमित्र। और इससे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। और इसको ही आपको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभाषक सूत्र के रचनाकार, महाविभाषक सूत्र जो है, ये महाविभाषक सूत्र को जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, जिसका रचना है वसुमित्र ने किया हुआ है, वसुमित्र। तो महाविभाषक सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश डिक्शनरी किसको बोलते हैं? महाविभाषक सूत्र को बोलते हैं, जिसके रचनाकार वसुमित्र है भाई, वसुमित्र। कनिष्क के जो है राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित का रचना किया है। चलिए बात करते हैं, याद कीजिए। तो क्वेश्चन पूछता है अश्वघोष किसके दरबार में थे? चरक। ये अश्वघोष और चरक जो है दोनों आपको कनिष्क के दरबार में थे। अश्वघोष के द्वारा जो है बुद्ध चरित की रचना किया गया है। और आपको बौद्धों का रामायण किसको बोलते हैं? बौद्धों का रामायण आपको बुद्ध चरित को। और विश्वकोश किसको? महाविभाषक सूत्र को बोलते हैं, जिसको वसुमित्र ने रचना किया है। तो ये बात को हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत, संरक्षक सभी जो थे आपको कनिष्क के दरबार में विभूषित थे। ये सभी लोग रहा करते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा महाचेत, संरक्ष, नागार्जुन, ये पूछता रहता है नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो आपको कनिष्क के दरबार में। पार्श्व किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। वसुमित्र किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। चरक किसके दरबार में? तो ये बात याद रखेंगे, कनिष्क के दरबार में था लो सारा। और भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन किसके समय में थे? तो आपको कनिष्क के दरबार में थे। इनकी पुस्तक बात करते हैं किसका? नागार्जुन का पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र के रचनाकार कौन है? तो आपको नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं? तो नागार्जुन को बोलते हैं। और इसमें जो है नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। तो क्वेश्चन पूछेगा माध्यमिक सूत्र में जो है नागार्जुन जो है ये पुस्तक में कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईस्वी में
ईस्वी में हो जाता है। और कनिष्क का अंतिम शासक जो कौन था, वासुदेव था, वासुदेव। कनिष्क का अंतिम शासक पूछेगा तो वासुदेव था, है ना। कनिष्क में तो 102 में हो जाता है। कुषाण राजा जो थे देवपुत्र कहलाते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा किस शासक को देवपुत्र कहा गया है, तो किस शासक के जो है देवपुत्र कहा जाता था, तो आपको कुषाण के शासक को देवपुत्र कहा गया है। और जो है यह उपाधि जो है आपको, ये उपाधि जो है कुषाणों ने चीनियों से लिया है। ये देवपुत्र की उपाधि जो है कुषाणों ने किससे लिया है ये उपाधि, तो ये आपको चीनियों से लिया है, चीन से लिया है, चीन से। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है किसके शासनकाल में, तो ये कनिष्क के समय में आपको गांधार शैली और मथुरा शैली ये क्वेश्चन पूछता रहता है। मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन जो है मूर्तियों का संग्रह किया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताएंगे कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह जो है आपको किस संग्रहालय में देखने को मिलता है, मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय और कुषाण संग्रहालय का निर्माण आपको कनिष्क शासन काल में देखने को मिलता है। गांधार कला के लिए जो है तक्षशिला प्रसिद्ध है। गांधार कला के लिए जो है आपको तक्षशिला प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मथुरा कला के लिए जो संग्रहालय कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह है, और लेकिन गांधार कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध जगह है, तो आपको तक्षशिला प्रसिद्ध है। गांधार कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध, तो ये तक्षशिला जो है, तक्षशिला। रेशम मार्ग का नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है ये कुषाण शासक थे। रेशम मार्ग जो है किसके समय में ये खुला चल रहा था, तो ये आपको कुषाण शासकों के समय में चल रहा था। कुषाण शासकों के समय में कुषाण राज्य में आपको मार्गों का सुरक्षा का प्रबंधन भी था, जिसे रेशम मार्ग का प्रारंभ जो है कनिष्क के समय में चला हुआ था। और यह चीन के साथ व्यापार हुआ करता था। रेशम मार्ग की शुरुआत जो है कनिष्क के समय में शुरू किया गया था। रेशम बनाने की तकनीकी का विकास सबसे पहले कहाँ, तो चीन में देखा गया है। चीन में हुआ है। रेशम मार्ग का तकनीकी के विकास चीन में हुआ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं मथुरा साटक नामक जो है विशेष प्रकार के वस्त्र के केंद्र था। तो आपको मथुरा में साटक नामक जो है विशेष वस्त्र का निर्माण का केंद्र जो था, साटक वस्त्र जो कहाँ बनाया जाता था, मथुरा में बनाया जाता था। और कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास जो है, कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कुषाण काल में सबसे ज़्यादा विकास जो है किसका हुआ है, तो आपको किसका, तो वास्तुकला में हुआ है ना। और इसी काल में ही आपको ध्यान रखिएगा, किस काल में, मतलब कि इसी काल में कुषाण काल में ही भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी हुआ है। तो ये भगवान बुद्ध का जो है खड़ी प्रतिमा का निर्माण आपको कुषाण काल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, आपको ये कुषाण वंश के बारे में, पल्लव वंश के बारे में हम लोग पढ़े, शक वंश के बारे में पढ़े हैं। उसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे भारत में एवं शासकों में शक हो गया, है ना, कुषाण हो गया, हिंद यूनानी हो गया, चेदी वंश के बारे में पढ़ें। ठीक है ना। उसके बाद सातवाहन वंश के बारे में पढ़े हुए हैं, और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज के बारे में, शुंग और कौंड वंश के बारे में ये टॉपिक स्पष्ट रूप से क्लियर होगा। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो क्लास में। कौन सा टॉपिक रहेगा, इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग देखेंगे संगम वंश के बारे में। हम लोग देखेंगे किसके बारे में, संगम वंश के बारे में। ये संगम वंश जो है इससे हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्लास संगम वंश के नाम होगा।
तो चलिए सर, अपने ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया आपको।